सामाजिक अध्ययन आज ये छठा वीडियो है जो सीटेट के लिए है, सोशल स्टडी के लिए है। ये 60 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको और मैं समझता हूँ कि 60 में से 60 क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में पहला मानचित्र बनाया। इसमें दक्षिण भारत उत्तर में है और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर है तथा जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। तो वो कौन थे जो पहला मानचित्र बनाया था? अल इदरीसी थे। और इसमें क्या है कि जो श्रीलंका का द्वीप है, इनका ये मानचित्र था। देखो, ये ऊपर की साइड बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने 1154 में बनाया था अल इदरीसी ने मानचित्र। और इसमें क्या था कि ऊपर की ओर है जो श्रीलंका का द्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जब पहला मानचित्र बन गया, पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद एक और मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में बनाया गया। यानी कि जो पहला मानचित्र बना था उसके सही 600 वर्ष बाद दूसरा मानचित्र बनाया फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। और यह मानचित्र गिवलाम द लिसले के एटलस नूवो के अनुसार है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो दूसरा जो मानचित्र है, आप देखिए, जो आज का मानचित्र है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें आप देख पा रहे हो श्रीलंका जो है बिल्कुल नीचे है और आज भी जब हम मानचित्र देखते हैं तो नीचे है। तो पहला मानचित्र किसने बनाया? अल इदरीसी ने बनाया। और दूसरा 600 वर्ष बाद आपका ये जो बनाया था ये फ्रांसीसी मानचित्रकार थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन पता किया जा सकता है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है मिनहाज ए सिराज के अनुसार पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाका। ये मिनहाज ए सिराज के अनुसार ये इलाका था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाका। वो हिंदुस्तान शब्द के अर्थ की बात कर रहे हैं। बाबर के अनुसार क्या था? उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति, उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा था। जो उपमहाद्वीप का भूगोल है, पशु पक्षी हैं और यहाँ के निवासियों की संस्कृति, तो ये पता किए जा सकते हैं। देखो, अगर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ोगे, एक बार समझोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये 60 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे जो कि, ठीक है। कुछ शब्दावलियाँ हैं। विदेशी, विदेशी कौन होता है? किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो, वो कौन है? वही विदेशी है। अभिलेखागार, अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। महाराजा धीराज, राजाओं के राजा महाराजा धीराज। त्रिभुवन चक्रवर्तिन, 3 भुवनों का स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्तिन, जो 3 भुवनों का स्वामी है उसको त्रिभुवन चक्रवर्तिन कहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। और इनमें दोनों में अंतर है। पहला जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत कब लिखा? 1356 में लिखा। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। तो एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी का नाम गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। तो गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 की बात है, जो कि पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। तो ये बात चल रही है दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। कुरान शरीफ का संदेश, कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो ये पता कर सकते हैं कि कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमानों में कुछ शिया थे
जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो शिया और सुन्नी के बारे में बात की गई है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जब इस्लाम का आरंभिक दौर था तो जो भी इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते थे उनको खलीफा कहते थे। भारत में इस्लामी न्याय सिद्धांत हनफी और सफ़ी हैं। भारत में इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है, कौन से हैं? हनफी और सफ़ी। उनके नाम क्या है? हनफी और सफ़ी। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। वो कह सकते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका विचार था शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। जो शासकों का धर्म होता है ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उसके बाद देखो 7वीं सदी में राजा बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को माथत या सामंत कहते थे। तो वो कह सकते हैं कि बड़े स्वामी, भूस्वामी और योद्धा सरदार को माथत या सामंत कहते थे। इनके द्वारा अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर इनको महासामंत, मंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, 7वीं सदी में जो राजा बड़े भूस्वामी को, योद्धा सरदार को मातहत या सामंत कहते थे। अगर इनके द्वारा अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर इनको महासामंत और महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। तो ये बात आपको अगर एक बार थोड़ा ध्यान देंगे बहुत अच्छा कर पाओगे। और देखो जी, अगर वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, आपके लिए कुछ कर सकें। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी पेपर आता है कक्षा 6, 7, 8 जो कि सामाजिक विज्ञान है, उसी से पूरा पेपर आएगा। और इसी में आपका हिस्ट्री आ जाएगा, इसी में आपका पॉलिटिकल आ जाएगा, इसी में आपका ज्योग्राफी आ जाएगा। तो जो 6 to 8 की परीक्षा होती है जूनियर लेवल की, पूरा पेपर इन्हीं किताबों से पता किया जाता है। और एनसीईआरटी ही जो है पेपर कराती है, आपको अच्छे से जानते हो, जो सीटेट का कराती है, तो उन्हीं किताबों से पूरा पेपर होता है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, ठीक है, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो आप समझ गए ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो क्षत्रिय भी नहीं होता था तो उसको क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा था। 12वीं सदी में एक वृहत संस्कृत काव्य रचा गया। 12वीं सदी में एक बहुत ही वृहत संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो आपसे पता कर सकते हैं कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का जो इतिहास दर्ज है तो वो कौन सी सदी में संस्कृत काव्य रचा गया। और इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण नामक रचनाकार द्वारा उसको रचा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक द्वारा सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में संघर्ष, आपस में लड़ाई रही। किस किस में? गुर्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूट में और पाल वंश के शासक द्वारा सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ाई रही। तो कह सकते हैं कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था। तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने, जो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने 1997 से 1030 तक शासन किया। महमूद ने कब तक शासन किया? 1997 से 1030 तक। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। तो ये सब लूट कर ले गए थे, सोमनाथ मंदिर वगैरह यहाँ से सब। तो इसने क्या काम किया था? बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप।
अल बरूनी नामक एक विद्वान को भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा गया और अरबी में लिखी गई उसकी किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और जब अल बरूनी हिंदुस्तान आया था तो उसने तालाबों की बहुत प्रशंसा की थी, कि उसने कहा था अगर मेरे यहाँ के लोग भारत के तालाबों को देखेंगे तो उसकी प्रशंसा करेंगे। तो अल बरूनी नामक एक विद्वान को भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा गया था और अरबी में लिखी गई उसकी किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद देखिए, युद्ध करने वाले दूसरे राज्यों में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ठीक है, चाहमान कौन थे? चौहान के रूप में जाने गए। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय और 1168 से 1192 तक ये रहे, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया। तो अफगानी शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। 91 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों पृथ्वीराज जो थे, ठीक है, वो हार गए और वो जयचंद के कारण हारे। जयचंद पृथ्वीराज का ससुर थे। उसके बाद देखिए, कावेरी डेल्टा में कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किससे? वो कह सकते हैं कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत यानी कि महंत थे। कहाँ के? कांचीपुरम के जो पल्लव राजाओं के महंत थे। और उरैयार के चौरवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसे किसने हराया था? विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो किसने? विजयालय ने। और किसको हराया था? कावेरी डेल्टा में जो मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। कांचीपुरम के महंत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर अपना कब्जा जमाया और वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो आगे देखो, राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। राजराज प्रथम कौन है? ये चोल शासक था, चोल वंश का शासक था, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 1985 में राजा बना था और राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजराज के जो राजपुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने नीतियों को जारी रखा और उसने मतलब क्या हमला किया। जल सेना किसने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो देखो जी, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये मंदिर है। ये आप देख लिया मंदिर। तो किसने बनाया था? राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर बड़े मंदिर हैं। ये देखिएगा, ये मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूली जैसे कई प्रकार के कार्य करते थे। तो नाडू न्याय करने और कर वसूली, वो कह सकते हैं कि कर वसूली का काम कौन करते थे? तो किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? और चोलों की भूमि के प्रकार। अब देख लीजिए चोलों की भूमि के प्रकार। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। अगर गैर ब्राह्मण है तो
किसान स्वामी की भूमि, वेल्लन वगाई, वेल्लन वगाई। ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, साला भोग। ये इस नाम से उसको क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। और ये बात कर रहे हैं चौलों की भूमि की। उसके बाद में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, पल्ली चंदम। तो जैन संस्थानों को दी गई भूमि कौन सी थी, पल्ली चंदम। और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, देवदान। और तिरुनमट्टक जो मंदिर को जो भूमि दी गई थी उसको बोलते थे देवदान। और तिरुनमट्टकनी, मट्टकनी, तिरुनमट्टकनी मंदिर को दी गई जो भूमि थी। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये पता कर सकते हैं जैन धर्म को कौन सी दी गई, और जो है विद्यालय को कौन सी दी गई, साला भोग दी गई, और मंदिर को देवदान दी गई। और तो पल्ली चंदम जो दी गई, जैन संस्थानों को पल्ली चंदम दी गई। तो इस तरह से आपको ये नाम पता होने चाहिए, थोड़े से देखना है आपको। तो मैं समझता हूँ कि देखो भैया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों को शेयर कर दें, और कोई कमेंट जरूर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। मेरा ये मानना है, पूरा पेपर एनसीईआरटी की किताब से आता है, जो कक्षा 6, 7, 8 की किताब है, सामाजिक विज्ञान की किताब है। उसमें हमारे अतीत इतिहास की किताब है, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। इसी तरह से राजनीतिक विज्ञान की किताब है, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। इसी प्रकार भूगोल की किताब है। पूरे 60 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप 60 क्वेश्चन करिए, 2011 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर करिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और आप लगे रहिए, आपकी परीक्षा बहुत करीब है। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए।